आज हम लोग केमिस्ट्री के एक टॉपिक परिसारक दाब के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए परिसारक दाब के नियम को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले परिसारक दाब का नियम तनु विलयन के लगता है। ध्यान से सुनिए, परिसारक दाब का नियम सांद्र विलयनों के लिए नहीं है। परिसारक दाब का नियम, अभी जितने भी नियम पढ़ाऊंगा वो नियम तनु विलयनों पर लागू होगा। अगर कोई विलयन तनु है तो उस पर ये नियम लागू होंगे। अगर तनु नहीं है, वो अगर विलयन सांद्र है, समझे, तो उस पर नहीं लगेगा। तो आइए सबसे पहला नियम देखते हैं। पहला नियम होता है बॉयल वांट ऑफ नियम। ये नियम क्या कहता है बच्चों? परिसारक दाब का पहला नियम में आता है बॉयल वांट ऑफ नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि अगर तापमान को स्थिर कर दिया जाए, यानी तापमान को निश्चित कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, स्थिर ताप पर तापमान को इधर नहीं बदलना है। किसी भी तनु विलयन का, अभी पहले ही बताया कि तनु विलयन की ही बात होगी, इसलिए आप जब भी कोई नियम लिखेंगे तो उसमें तनु विलयन जरूर लिखिएगा, विलयन मत लिख दीजिएगा। तनु विलयन एकदम ध्यान से लिखना। तो स्थिर ताप पर किसी भी तनु विलयन का अपना परिसारक दाब सदैव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कहते हैं बॉयल वांट ऑफ नियम। आप इसे लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पर। स्थिर ताप पर किसी भी तनु विलयन का परिसारक दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को बॉयल वांट ऑफ नियम कहते हैं। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? P व्युत्क्रमानुपाती किसके? आयतन के 1/V, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो V नीचे रहेगा। तो परिसारक दाब को हमने P से दिखाया। यहाँ पे एनसीईआरटी में परिसारक दाब को पाई से दिखाता है। किससे दिखाता है? एनसीईआरटी अगर आप बुक पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 का तो वहां परिसारक दाब को पाई से दिखाता है, तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ P से दिखा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल वांट ऑफ नियम परिसारक दाब क्या है? आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो लिख दिया मैंने। कब? जब T नियत हो। ओके, राइट। ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान के चलिए। अब एक और नियम है, दूसरा नियम, जिसको कहते हैं चार्ल्स वांट ऑफ नियम। ये क्या कहता है बच्चों? चार्ल्स वांट ऑफ नियम कहता है कि सांद्रण इस बार स्थिर रहेगा। सांद्रण का मतलब होता है कि जैसे मोलरता, मोलता, ये सब क्या है? सांद्रण ही तो है। इसको सांद्रण इकाई कहते हैं। तो आपके अगर मोलरता 2 मोलरता है तो 2 मोलरता ही रहेगी, उसको छेड़ना नहीं है, इधर उधर नहीं करना है। तो इस बार सांद्रण को निश्चित रखना है। पहले तापमान को निश्चित रखा था, अब सांद्रण को। तो स्थिर सांद्रण पर किसी भी तनु विलयन का परिसारक दाब, स्थिर सांद्रण पर किसी भी तनु विलयन का परिसारक दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी सांद्रण को जैसे ही नियत कर दिया, फिक्स कर दिया, तो अब तनु विलयन का परिसारक दाब उसके तापमान के परम ताप के समानुपाती होगा। अब ये परम ताप क्या होता है? तापमान जिसको केल्विन में लिखा जाता है उसे परम ताप कहता है, ठीक है। यानी इस पूरे परिसारक दाब के न्यूमेरिकल में जब भी इसका न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपका ताप सेल्सियस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमेशा परम ताप की बात होती है। और परम ताप का मतलब होता है वैसा ताप जो केल्विन में हो, वो परम ताप। तो आप समझ गए होंगे क्या समझा चार्ल्स वांट ऑफ नियम? कि स्थिर सांद्रण पर किसी भी तनु विलयन का परिसारक दाब उसके तापमान के परम ताप के, उसके परम ताप लिख दीजिए, परम ताप के समानुपाती होता है। तो इसे आप लिख लीजिएगा। तो इसका मैं न्यूमेरिकल हिस्सा लिख देता हूं। ये हो गया आपका क्या? परिसारक दाब किसका समानुपाती है? परम ताप के समानुपाती है, तो ऊपर ही रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। कब? जब सांद्रण नियत हो। अब बच्चों इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे? एक साथ लेंगे, ताकि एक परिसारक दाब का फॉर्मूला आ जाए। तो इसको जब एक साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V। यही आएगा ना दोनों को एक साथ करने पर। आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को
एक साथ लेने पर, तो आप ये लिख लीजिएगा। इसके बाद आप क्या देखेंगे, जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो समानुपाती का चिन्ह हटाइए तो एक नियतांक आएगा। यहाँ पर उस नियतांक को मैंने एस से दिखाया। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उस नियतांक को वो आर से दिखाता है। किससे दिखाता है? आर से। एनसीईआरटी में मैंने यहाँ एस से दिखाया। तो ये एस एक नियतांक है, यहाँ लिख दीजिएगा, जहां एस बिलियन स्थिरांक है, बिलियन स्थिरांक है या नियतांक है, एस एक बिलियन स्थिरांक है। ये आपको देखने को मिला। ओके, नेक्स्ट यहां से एक फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? पीवी इक्वल टू एस टी, दिस इज द फॉर्मूला। आ गया फॉर्मूला। ये आप परिसारक दाब निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ये एस एक बिलियन स्थिरांक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 0.0824, ओके, 0.0824 लीटर एटीएम पर केल्विन। ये इसका मान होगा। समझे? जब आयतन लीटर में हो, दाब एटीएम में और ताप केल्विन में हो, तो आप इस का मान ये लिख सकते हैं 0.0824 लीटर एटीएम पर केल्विन। ठीक है, ये मान आप याद रखिएगा क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में इसको उपयोग करना है, क्योंकि किसी भी स्थिरांक का मान निश्चित होता है और वो आपको याद होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर इस न्यूमेरिकल का, इसका न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो क्या होगा? ये जो फॉर्मूला है पीवी इक्वल टू एस टी जो आप आया है, जिसमें पी परिसारक दाब है, भी आयतन है, एस एक बिलियन स्थिरांक और टी परम ताप है, तो क्या कोई ऐसा न्यूमेरिकल्स जिसमें बिले की मोलों की संख्या 2 मोल हो, 3 मोल हो, 4 मोल हो, 10 मोल हो, 20 मोल हो, उसके लिए फॉर्मूला रहेगा? नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ 1 मोल, बिले के 1 मोल के लिए बस सही है, 1 मोल के लिए। तो क्या हमेशा बपौती थोड़े है, हमेशा एक ही मोल दिया रहेगा, बिले की मोलों की संख्या एक ही दी रहेगी बिलियन में, ऐसा थोड़े है? नहीं। तो हमको चाहिए जनरल फॉर्मूला जिसमें बिले की मोलों की संख्या कुछ भी हो, हम उसको लगा रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं जब विलय की मोलों की संख्या स्मॉल एन हो तो क्या लिख सकते हैं? पीवी इक्वल टू एन एस टी, दिस। ये आपका फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू एन एस टी। ठीक है, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो आप इसको यूज कीजिए खुलेआम, कोई दिक्कत नहीं। पीवी इक्वल टू एन एस टी, ओके, चाहे कितना भी मोल हो बिले का, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आइए इस फॉर्मूले के कुछ अदर रूप भी देख लेते हैं। पीवी इक्वल टू एन एस टी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको सबसे पहले पीवी इक्वल टू एन एस टी ये लिखिए, जनरल फॉर्मूला। इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं ये जरूर याद रखिएगा। मान लीजिए कि विलय की दी हुई मात्रा बराबर W ग्राम है एवं उसकी आणविक द्रव्यमान कैपिटल M हो, तो अब आप क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले पर? पीवी इक्वल टू एन है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? दी हुई मात्रा, विलय की दी हुई मात्रा बट्टा विलय का आणविक द्रव्यमान, ये मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है। देखिए ये भी एक फॉर्मूला होगा कि नहीं हुआ? राइट, ध्यान से देखिए, तो ये भी एक फॉर्मूला है, आप इसको भी उपयोग कर सकते हैं। जहां आपको पी परिसारक दाब है, बी विलयन का आयतन है, डब्ल्यू विलय की मात्रा है, कैपिटल एम विलय की आणविक द्रव्यमान है, एस विलयन स्थिरांक है जिसका मान तो लिखा 0.0824, ओके, और टी परम ताप है, केल्विन में रखिएगा। चलिए एक और इसका स्वरूप देखते हैं, एक और, ठीक। फिर आप लिखेंगे पीवी इक्वल टू एनएसटी। एक और स्वरूप देखिए, पी बराबर वी को उधर लगाओ एन अपॉन वी एस टी, देखो तो सही है, वी उधर से आएगा, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। मोलों की संख्या बट्टा आयतन, याद करो पढ़ाया गया होगा सांत्वरण इकाई में, मोलों की संख्या बट्टा आयतन, मोलों की संख्या बट्टा आयतन को विलय की मोलों की संख्या बट्टा आयतन, विलयन का आयतन को कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं? मोलरता। यानी आप एन अपॉन वी को सी लिख सकते हैं, तो पी इक्वल टू सी एस टी हो जाएगा कि नहीं, जहां सी विलयन की मोलरता है,
तो ये भी एक फार्मूला बच्चों, अगर मूलतः डायरेक्ट दिया है आपके किसी न्यूमेरिकल में तो आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं परिचारक दाब निकालने के लिए। पी परिचारक दाब है, सी मूलतः है, एस विलेन स्थिरांक है, टी परम दाब है। आपको इसको अगर एनसीईआरटी में आप देखिएगा, इस फॉर्मूले को एनसीईआरटी में बड़ा प्रमुखता से छापा है, ठीक है। अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखा तो एनसीईआरटी में पी को परिचारक दाब को पी से नहीं दिखाते हैं, पाई से दिखाते हैं। तो पाई बराबर वहां बिलियन की सांद्रता जो कि मूलतः हमने ली है उसको सी से दिखाया है, लेकिन वहां पे जो बिलियन स्थिरांक है वहां पे नियतांक को एस से नहीं दिखाया है, किससे दिखाया है, आर से। और तापमान को तो टी से दिखाते हैं। यानी एनसीईआरटी में अगर आप इसी फॉर्मूले को देखेंगे तो पाई इक्वल टू सी आर टी दिया होगा, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, बस यही है कि दूसरे बुक में, किसी तीसरे बुक में किसी राशि को दिखाने का तरीका अलग अलग नाम रख लिया है। यहाँ परिचारक दाब को मैंने पी से लिया है, हाँ, एनसीईआरटी में पाई से ले लिया है। एनसीईआरटी में बिलियन स्थिरांक जो यहाँ नियतांक आता है उसको मैंने एस से दिखाया है शुरू से ही, और एनसीईआरटी उसको आर से दिखाता है। वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, वही होता है, कल दिखाने का वर्ड्स चेंज है। ओके, ये सारे फॉर्मूले हो गए। तो बच्चों अब हम लोग एक न्यूमेरिकल परिचारक दाब का देखेंगे। देखिए दिया है क्वेश्चन में, प्रोटीन के जलीय विलयन में 200 मिलीलीटर में। अब जैसे ही आपने मिलीलीटर देखा तो इससे आयतन का बोध होता है, तो आप लिख लीजिए आयतन कैसे दिखाते हैं, वी, डाटा तैयार कीजिए, वी 200 मिलीलीटर। चलिए ये डाटा तैयार हो गया, हटाइए। में 1.26 ग्राम प्रोटीन घुला, यानी प्रोटीन की कितनी मात्रा है, यानी दी हुई मात्रा है ना, और किसी भी चीज की दी हुई मात्रा, ये विलय है, प्रोटीन घुला है तो विलय है, और विलय की दी हुई मात्रा को किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से। तो कितना दिया है, 1.26 ग्राम। कहता है कि इस विलयन का 300 केल्विन पर, अब देखिए केल्विन आ गया तो ताप है, तो टी बराबर 300 केल्विन, ओके, पर परिचारक दाब 2.57 गुणे 10 पर माइनस 3 बार है, यानी परिचारक दाब भी दे रखा है, यानी पी भी दे रखा है 2.57 इंटू 10 का पावर माइनस 3 बार। ओके, तो प्रोटीन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो पूछा क्या, आणविक द्रव्यमान किसे दिखाता है, कैपिटल एम से, ये पूछा है। ओके, जब पूरा डाटा लिख रहे जाता है तो डाटा का यूनिट चेक किया जाता है। डाटा का क्या चेक किया जाता है, यूनिट, कि क्या सारे डाटा अपने स्टैंडर्ड यूनिट में है। जो यूनिट हमारा इसका फॉर्मूला डिमांड करेगा, परिचारक दाब का भी जो फॉर्मूला लगाएंगे हम कैपिटल एम यानी आणविक द्रव्यमान को निकालने के लिए, तो फॉर्मूला हर अपने अंदर के डाटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मांगता है। क्या उस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे हर डाटा है, जैसे आयतन है मिलीलीटर में दिया हुआ है, लेकिन वहां पे डिमांड किस में है, लीटर में, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करो तो ये आ जाएगा 0.2 लीटर। ओके, ये दिया गया द्रव्यमान हमेशा ग्राम में चाहिए, ग्राम में है। तापमान आपको केल्विन में चाहिए, केल्विन में है, और ये बार में भी चलेगा, एटी में भी चलेगा, तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यानी अब डाटा एकदम स्टैंडर्ड लेवल में। अब फार्मूला, अब आप सोचो कि कौन सा फार्मूला है, क्योंकि फार्मूला तो बहुत है ना। एक है पीवी इक्वल टू एनएसटी, देखिए ध्यान से, एक फार्मूला है पीवी इक्वल टू एनएसटी, ओके, एक फार्मूला है पीवी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम एस टी, और एक फार्मूला है पी इक्वल टू सी एस टी। ये 3 फार्मूला। अब कौन सा फार्मूला लगा है, परिचारक दाब में तो 3 फार्मूला है। तो डाटा में देखो कि कौन कौन डाटा दिया है, क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है पहले वो देखो कैपिटल एम, देखो इन तीनों फार्मूला में कैपिटल एम कहाँ है, यहाँ है, इस फार्मूला में, तो यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि जो पूछता है वो तो होना चाहिए, तभी ना निकलेगा। ये फार्मूला लगेगा, ये दोनों फार्मूला इसमें नहीं लगेंगे, तो इसको हम लगाएंगे। तो पीवी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम एस टी। चलो पी का मान जो दिया है वो रखो, जो पूछा है उसको छोड़ देना। पी का मान दिया रखो 2.57 इंटू 10 का पावर माइनस 3। बी का मान दिया है रखो 0.2। डब्ल्यू का मान दिया है रखो 1.26 अपॉन एम का मान पूछा है, तो पूछा तो इसको छोड़ दो एम की तरफ। एस तो हम लोग जानते हैं 0.0824, इसको अप्रॉक्स में 3 ले लो ताकि सॉल्यूशन करने में इजी होगा। गुड़े टी देखो कितना दिया 300। ओके, हमको एम चाहिए, एम ऊपर चल जाएगा कैची गुड़े से, और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो एम बराबर क्या आ गया 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन 2.57 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू 0.2। अगर आप इसको कट करते हैं तो आ जाएगा बच्चों 61,038 ग्राम आ जाएगा। ओके, आप इसको सॉल्व जब कट कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।